मुझे वॉइस ओवर से बहुत ज्यादा लगाव है। तो मेरे परिवार में एक्चुअली हमेशा से ही शैक्षणिक प्रभाव रहा है। मेरे नाना जो थे, मेरी नानी, मेरे पिता, मेरी माता, ये सभी एक एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए शिक्षण जीवन का हिस्सा माना जाता है। और मेरे साथ ही मेरे जो कजिन्स रह चुके हैं, मेरे भाई बंधु, वो भी लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मेरे लिए घर में हमेशा से ही किताबों का शेल्फ हमेशा भरा भरा रहता था। एंड मैं खुद को बहुत ही रिफ्लेक्टेड फील करती थी कि मैं इन किताबों को पढ़ूं, इनसे कुछ जानूं कि समाज में क्या समस्या है, उन पर क्या उपाय हम दे सकते हैं। देन आई चोज टू बिकम एडवोकेट एंड फाइनली आज मैं वो बनकर आपके सामने यहाँ पर हूँ। महिलाओं को हम अक्सर देखते हैं कि उन्हें हमेशा कहा जाता है कि आप बहुत बातें करते हैं, आप बहुत ही लड़ाकू है। या मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सबसे बड़े फेमिनिस्ट हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करके दिए हैं। मैंने अ से आम मांगा, वो खुश हुए। मैंने अ से अमृत मांगा, वो खुश हुए। मैंने अ से अस्तित्व मांगा, वो तिलमिला उठे। मैंने अ से अधिकार मांगा, वो जल उठे। ये जो आर्टिकल है हमें प्रोविजन देता है कि महिलाएं पुरुषों के समान कई हक प्राप्त कर सकती है, उनको इक्वालिटी दी जाती है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम आते हैं तो आर्टिकल 40 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनमें महिलाओं को समान हक प्राप्त किए जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट और दोस्त प्राची शारदा जालिंदर बोखारे। आकाशगाथा पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आकाशगाथा एक ऐसा मंच है जहां हम अनसुने आवाजों को दुनिया के सामने बुलंद करते हैं। वार्तालाप करेंगे एक ऐसे विषय पर जो समाज में महिलाओं को न्याय प्रतिष्ठा दिलाने की बात करे। इसी विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी है एडवोकेट संपदा भाटकर जी, जो मुंबई उच्च न्यायालय के एक जानी मानी अधिवक्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता भी। संपदा उन महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश करती है जो अत्याचार, शोषण के शिकार हो और इंसाफ की तलाश में हो। तो आइए जानते हैं महिलाओं के अभिव्यक्ति और हक के बारे में। संपदा जी, आपका आकाशगाथा पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद प्राची, मुझे आकाशगाथा इस पॉडकास्ट पे आमंत्रित करने के लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं साथ ही इसके लिए बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ अपने आप में कि आपने मुझे इस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। आकाशगाथा पॉडकास्ट हमेशा से ही अलग अलग विषयों पर चर्चा करता है। बहुत सी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का ये एक अच्छा माध्यम है और इसमें आज मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल प्राची जी। संपदा, आज हम दो सहेलियां बात कर रहे हैं और हाल ही में जो तुम्हें साहित्य रत्न अनुभव साठे विधि रत्न का पुरस्कार मिला है, उसके लिए बहुत सारी बधाई। धन्यवाद प्राची। बात ऐसी है कि ये पुरस्कार स्वीकार करते समय इसका पूर्णतः श्रेय मैं सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे पिता और मेरी माता, इनको समर्पित करती हूँ मैं, क्योंकि इनके मार्गदर्शन से ही और इनके प्रयास से ही मैं आज इस स्थान तक पहुंच पाई हूँ। एंड मैं अपने आप को सच में फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे माध्यम में काम करती हूँ, एक ऐसे माध्यम में मुझे अपना कार्य करने का मौका मिल रहा है जिससे लोगों को एक अपना अधिकार प्राप्त करने का बढ़ावा मिलता है और न्याय की भूमि पर उन्हें खरा उतरने का एक मुझे अवसर मिलता है। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस सवाल से। संपदा, एडवोकेट बनना आपने तय किया था या एक्सीडेंटली आप एडवोकेट बने? दरअसल बात ऐसी है कि इस क्षेत्र को
चुनने से पहले मैं आपकी ही क्षेत्र से बहुत खुद को एक कनेक्टेड फील करती थी, बिकॉज कि मीडिया से मुझे बहुत ही लगाव रह चुका है पहले से ही, क्योंकि मैं खुद में एक आरजे की क्वालिटी फील करती हूँ। क्योंकि मुझे बचपन से ही था कि मैं कुछ आरजे या फिर ऐसी फील्ड में जाऊँ जहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिले, या फिर मैं किसी विषय को लोगों तक पहुंचा पाऊं, तो ऐसी फील्ड मुझे आरजे ही लगती थी। एंड मुझे वॉइस ओवर से बहुत ज्यादा लगाव है। तो इसी दौरान जैसे ही अभी मुझे लगता है कि कहीं यूथ ये फील करते होंगे कि जैसे जैसे वो एक मैच्योरिटी में आते हैं उनके चॉइसेस भी बदल जाते हैं। तो रहा बात आरजे एक तरफ, क्योंकि मेरा कल भी चेंज हो गया था, तो मेरे परिवार में एक्चुअली हमेशा से ही शैक्षणिक प्रभाव रहा है। मेरे नाना जो थे, मेरी नानी, मेरे पिता, मेरी माता, ये सभी एक एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए शिक्षण जीवन का हिस्सा माना जाता है। और मेरे साथ ही मेरे जो कजिन्स रह चुके हैं, मेरे भाई बंधु, वो भी लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मेरे लिए घर में हमेशा से ही किताबों का शेल्फ हमेशा भरा भरा रहता था। एंड मैं खुद को बहुत ही रिफ्लेक्टेड फील करती थी कि मैं इन किताबों को पढ़ूं, इनसे कुछ जानूं कि समाज में क्या समस्या है, उन पर क्या उपाय हमें हम दे सकते हैं। तो इस बात विषय पर चर्चा भी बहुत बार होती थी घर पे। तो इन विषयों की चर्चा का हिस्सा बनते वक्त मैं खुद में ही ये महसूस करने लगी कि मुझे शायद अपनी फील्ड को थोड़ा एक मोड़ देना चाहिए। एंड देन आई चोज टू बिकम एडवोकेट। एंड फाइनली आज मैं वो बनकर आपके सामने यहाँ पर हूँ। तो संपदा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखित संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर कौन कौन से अधिकार दिए हैं? प्राची, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सबसे बड़े फेमिनिस्ट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करके दिए हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में अगर हम आते हैं तो आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि समानता का अधिकार है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इस आर्टिकल के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान कई हक दिए जाते हैं। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पे। तो आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस पे है। तो ये जो आर्टिकल है, यानी कि इसमें जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के अंतर, तो इसको वियोलेट करने के लिए जो ये अधिकार हमें दिया जाता है वो आर्टिकल 15 के तहत है। अब हम आते हैं आर्टिकल 19 पे। तो आर्टिकल 19 इज फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि महिलाओं को हम अक्सर देखते हैं कि उन्हें हमेशा कहा जाता है कि आप बहुत बातें करते हैं, आप बहुत ही लड़ाकू है, या फिर आप बहुत ही किसी भी विषय पर आपको अगर कोई विषय दिया जाए तो आप बोल पड़ती है। तो ये जो हमें अधिकार प्राप्त हुआ है वो आर्टिकल 19 के तहत ही प्राप्त हुआ है, यानी कि महिलाओं को भी पूर्णतः अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यही है कि महिलाएं पुरुषों के समान अपने अधिकार प्राप्त कर हर क्षेत्र में खुद को आगे रख सकती है, यानी कि वो पॉलिटिशियंस हो, या फिर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कार्य करती हो, या फिर वो आर्मी हो, या मेडिकल फील्ड हो, या एडवोकेसी फील्ड हो, या फिर मीडिया फील्ड हो जैसे कि आप है। इन सभी क्षेत्रों में आगे आने के लिए महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सहायता प्राप्त हुई है ना। सही कहा संपदा। इस देश की हर महिला को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आभार मानने चाहिए। तो संपदा, डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा क्या है और कानून के इसके बारे में शिकंजे कौन से हैं? प्राची, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। यह एक चिंता का विषय है। देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा घरेलू हिंसा से ही निगड़ित नहीं है। कानून की दृष्टि में ये एक मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रश्न पर भी एक बहुत ही एक सीरियस सब्जेक्ट है।
देखा जाए तो महिलाएं, बहुत सी महिलाएं आज भी अपने घरों में आर्थिक दृष्टिकोण से भी पीड़ित है। उनको समाज में अभी भी उस लायक नहीं समझा जाता है कि वो बाहर निकल करके अपने पैरों पर खड़ा होकर कर कुछ कर दिखाए। तो उन्हें डिपेंड होना पड़ता है अल्टीमेटली अपने स्पाउसेस पे, यानी कि उनके पतियों पे उन्हें डिपेंड होना पड़ता है। उन्हें हर चीज के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए अपने पति से पूछना पड़ता है। ऐसी भी समस्याएं महिलाओं की बहुत सी है, जिस वजह से वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती है। हमारा देश तो इंडिपेंडेंट हो गया है, पर महिलाएं अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई है पूरी तरह से। दूसरी बात, अगर हम देखा जाए तो मैरिटल रेप के भी बहुत सारे विषय हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि बहुत सी महिलाएं अपनी समस्या लेकर के आती है कि उनका शारीरिक शोषण होता है अपने ही हस्बैंड्स के द्वारा। यानी कि दूसरा देखा जाए तो मानसिक दृष्टिकोण से भी महिलाओं का बहुत से शोषण किया जाता है, यानी कि मेंटल हरासमेंट हम जिसे कहते हैं। महिलाओं को पुरुषों के द्वारा होने वाला जो हरासमेंट है घर में कि अरे भाई तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं, या फिर तुम्हारा जो चलने का ढंग है, या फिर तुम्हारा जो बोलने का ढंग है वो हमारे घर में नहीं चलेगा, या फिर हमारी फैमिली में महिलाएं कभी इस तरह से मर्दों के सामने उठती बैठती नहीं है। ये जो मेंटल हरासमेंट जो है औरतों के साथ होता है, इसको भी कहीं ना कहीं मेरी नजर में ऐसा है कि इसे भी कहीं ना कहीं रोक मिलनी चाहिए। हमारा जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके तहत महिलाओं को कहीं से जो है कई प्रोविजंस है इनमें जो महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त कर देते हैं। तो संपदा, हाल ही में हमने देश की आजादी के 79 साल पूरे किए हैं। तो क्या आपको लगता है देश की 4 साल की बच्ची हो या 80 साल की वृद्ध महिला सुरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर मैं खुद में ही एक प्रश्न पूछती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर मैं हाँ में दूं या ना में दूं, क्योंकि देखा जाए तो आज भी महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। यानी कि अगर हम देखें कि कोई महिलाएं है जो कि वर्किंग वुमेन है, या तो वो ट्रेन में जब ट्रैवलिंग करती है या फिर घर पर लेट आती है, तो उस दौरान जब वो देरी से घर पर आती है, यानी कि वो चाहे 1 बजे आए या 2 बजे अपने काम से घर पर आती है, तो जो लोगों का देखने का नजरिया होता है, जो पुरुषों का दृष्टिकोण होता है उनके पास देखने का, वो बहुत ही आज भी गंभीर का विषय है। यानी कि और देखा जाए जो आज स्कूल में भी जो हम बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को हम स्कूल में भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चिंता का विषय है कि हमारी बेटियां स्कूल में जब जाती है तो वो वहां पर सेफ है या नहीं। हमने हाल ही में देखा है कि बदलापुर में 4 साल की बालिक लड़की पर जो लैंगिक शोषण हुआ है स्कूल में, तो वो ऐसे विषय भी वो आजकल बहुत ही गंभीर है, चिंता का विषय है यह। तो मुझे ऐसे लगता है इस समस्या का हल हमें खुद से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि अगर हम घर में माताएं जो है बच्चों को, अगर अपनी बेटियों को गुड टच, डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच अगर सिखाती है, या फिर स्कूल में भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चों को हम डिफरेंशिएट कर पाए व्हाट इज द गुड टच एंड बैड टच, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही अच्छा सीख होगा कि हम अपने से शुरुआत करें। इस ना कि कानून तो है हमारे लिए, कि कानून तो हमारी सहायता करता है ऐसे शोषण से खुद का बचाव करने के लिए महिलाओं को, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि एज एन सिटीजन्स ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी आगे आकर सोसाइटी में चेंजेस या फिर डेवलपमेंट करें, हमारी मानसिकता को लेकर, या फिर लड़कियों के प्रति जो हमारे ख्याल है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, उनको हम कुछ अल्टीमेटली चेंजेस कर पाए अपने आप से। तो मुझे लगता है खुद से शुरू कर हम कानून के ओर पर जाकर के हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा से ही कहते आए हैं कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। तो मैं अपनी सहेलियों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जब भी ऐसा महसूस करती है कि कोई आपका पीछा करता है, या फिर कोई आपको बैड वे में टेक्स्ट करता है, एसएमएस करता है, या फिर आपको गंदे कमेंट्स करता है, या फिर आपको ऐसी कोई ऑफेंस क्रिएट करता है,
कोई आपका पीछा करता है या फिर आपको गंदे मैसेजेस करता है या फिर आपको छेड़ने की कोशिश करता है, तो मेरी आप सभी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सहती ना रहे। इनफैक्ट आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आप अपना एफआईआर करवाइए। यदि कोई पुलिस कर्मचारी अगर आपकी समस्या नहीं सुनने को तैयार है, तो आप जो वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, आप उनसे भी अपनी चर्चाएं कर सकते हैं, अपनी आपकी जो समस्या है उन्हें बता सकते हैं, या फिर महिला तकरार आयोग में भी जाकर के आप अपनी तकरार जो है वहाँ पे रजिस्टर कर सकती है। यदि वो भी आपको अगर सहायता नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए हम तो यहाँ पे बैठे ही हुए हैं, आप एडवोकेट्स के पास आ सकते हैं। तो संपदा, अगर कोई महिला अपराधी हो तो कानून उससे किस तरीके से बर्ताव करेगा? कानून की नजर में चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, अपराधी तो अपराधी ही होता है। परंतु हाँ, महिलाओं को कहीं विशेष सहूलियतें दी गई है कानून की दृष्टि में। देखा जाए तो जब महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है, तो वहां पे एक प्रोविजंस होती है महिलाओं के लिए कि उनको सूर्योदय और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और जब उनको गिरफ्तार किया भी जाता है तो एक महिला कांस्टेबल का होना उस समय बहुत आवश्यक होता है। तो यदि कोई महिला अपराधी प्रेग्नेंट होती है, तो उनको कानून के द्वारा जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है वो भी प्राप्त करके दी जाती है। संपदा, क्या आपको लगता है आज की महिलाओं को भारत की न्याय प्रणाली और कानूनी व्यवस्था में विश्वास है? जी, मुझे लगता है कि महिलाओं का अभी कानून के प्रति विश्वास जो है अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो महिलाएं जो है मीडिया के द्वारा या फिर सोशल अवेयरनेस के द्वारा बहुत ही जागरूक हो रही है। महिलाओं को अपने अधिकारों का अभी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महिलाएं देखा जाए तो अपना जो एजुकेशन है बहुत ही अच्छे अच्छे फील्ड में प्राप्त कर रही है। बहुत सी महिलाएं मीडिया के द्वारा भी जानकारियां हासिल करती है कि उनके क्या अधिकार है और कानून उनकी किस तरह से किस प्रकार से सहायता करता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, महिलाओं का न्याय प्रणाली पर जो विश्वास है वो अधिक है और बढ़ रहा है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है इस आधुनिक युग में महिलाओं को किस तरीके से विकसित होना चाहिए? आधुनिक युग में सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी अधिक उन्हें सबल होने की आवश्यकता है। देखा जाए तो मानसिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, तो महिलाएं खुद में भी ये प्रश्न ढूंढती रहती है कि ये कार्य मैं खुद से कर पाऊंगी या नहीं, या मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी या नहीं। मुझे ऐसे लगता है महिलाएं अगर किसी भी क्षेत्र में आती है तो जरूर वो कामयाब हो ही सकती है, क्योंकि आज की महिलाएं कहीं पर भी खुद को रोक नहीं पाई है। तो जो महिलाएं हैं वो किसी भी स्तर पर कम नहीं है पुरुषों से। अगर हम देखे जाए तो आज के जो हमारे राष्ट्रपति है वो भी एक खुद महिलाएं हैं, जैसे कि हमने आज तक देखते आए हैं कल्पना चावला जी का जो नाम है क्षेत्र में, तो वो भी एक आधुनिक दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण है। लेकिन बात आती है कि महिलाओं को खुद में एक आत्मविश्वास होने की बहुत ज्यादा अधिक जरूरत है। देखा जाए तो जैसे राजमाता जिजाऊ जो है, उनकी तरह लड़ने का जज्बा और अपनी सावित्रीबाई फुले इनकी तरह जो शिक्षण से लगाव है वो होना महिलाओं में काफी जरूरी है। क्या आपको एक ऐसा उदाहरण साझा कर सकती है जहां आपने व्यक्तिगत रूप से किसी महिला को न्याय दिलाने में मदद की हो? जी हाँ, हाल ही फिलहाल में मेरी करीबी सहेली जो है वो भी शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रह चुकी है अभी, जिसके लिए मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हूँ उसी के लिए। और मुझे यकीन है कि हमारा कानून उसको न्याय देगा जरूर, और वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगी। संपदा, आपके इस करियर में और निजी जीवन में आपको प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व कौन कौन है? जी हाँ, मुझे एक्चुअली प्रभावित करने वाले तो स्वयं प्रथमतः डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उसके बाद जो मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है वो है, और साथ ही में जो मेरे सीनियर्स हैं उन जिनकी वजह से आज मैं कोर्ट में जो कुछ भी हूँ, जिनकी वजह से मुझे प्रोसीजर्स एंड ट्रायल्स की शिक्षा मिली है, जैसे कि मेरे सीनियर जो है इस शहर के प्रख्यात सीनियर एडवोकेट छोटू पेंथालिया एंड एडवोकेट नीलेश वारूरे, इनकी वजह से ही मैं आज अपनी करियर में एक अच्छे पड़ाव पर हूँ। और मुझे यकीन है कि इनकी जो शिक्षा के द्वारा मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, इसी द्वारा मैं महिलाओं को और अधिक समाज के जो हिस्से हैं उनको न्याय देने में जरूर मदद कर पाऊंगी। संपदा, बस एक आखिरी सवाल। जी, एक महिला को सक्षम करने के लिए उसके परिवार, समाज
और देश की क्या भूमिका होनी चाहिए? परिवार को लड़का और लड़की में भेदभाव न कर कर उनको समान समझा जाए और लड़कियों को भी परिवार में एक ऐसा माहौल प्राप्त करके दिया जाए कि वो अपने जो ओपिनियंस है परिवार के सामने रख सकती है, अपना जो कार्य क्षेत्र है वो खुद से उसे चुन सकती है और आगे बढ़ सकती है। और रही बात समाज की, तो समाज में मेरा यही कहना होगा कि समाज को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जिस नजरिए से वो महिलाओं को देखते हैं कि आज की महिलाएं क्या ही कर लेगी, आज के समाज में महिलाओं का क्या ही हक है, तो मुझे लगता है ये जो सोच है समाज की उसे बदलने की बहुत आवश्यकता है। और देश की भूमिका ये होनी चाहिए कि हमारी जो महिलाएं हैं वो एक खुल के जी सकती है इस देश में, और ऐसे कानून हमें बनाने चाहिए और कि महिलाएं अपना जो जीवन है इस देश में इंडिपेंडेंटली व्यतीत कर सकती है। और अगर कहीं पर भी महिला ऐसा फील करती है कि हमें कानून के द्वारा कुछ सहायता प्राप्त नहीं हो रही या फिर कानून में कैसे खुद को रखा जाए, ये अगर उन्हें प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे एडवोकेट्स उन्हीं की सहायता के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जरूर आना चाहिए उन्हें और कंसल्टेंसी के द्वारा उन्हें अपने जो अधिकार है वो प्राप्त करके उनकी ज्ञान हासिल करनी चाहिए। संपदा, आपकी ख्वाहिश थी आप आरजे बनो, हाँ। लेकिन आप वकील बने, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आरजे के टोन में कुछ सुना दीजिए। जरूर। गुड इवनिंग ऑडियंस, आप मुझे सुन रहे हैं आकाश गाथा पॉडकास्ट पर। मेरे साथ जुड़ी हुई है प्राची और आकाश गाथा की पूरी टीम। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया और मेरा बेहतरीन इंटरव्यू लिया है। थैंक यू सो मच प्राची फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर अमेजिंग शो आकाश गाथा। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। क्या बात है संपदा, आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में महिलाओं के संघर्ष, कानून और न्याय व्यवस्था के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इन बातों से प्रेरित होकर कई महिलाएं खुद के लिए जागरूक रहेगी। तभी तो महिलाओं पर जुल्म करने से पहले हर पुरुष 100 बार सोचेगा। थैंक यू संपदा। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें आकाश गाथा पॉडकास्ट। हम फिर मिलेंगे एक नए हस्ती के साथ एक नए विषय पर आकाश गाथा पॉडकास्ट में। धन्यवाद।